चिंकी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ रवीना की खूब मदद करती थी। रवीना एक विधवा थी और सड़क के किनारे फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना और चिंकी का गुजारा चला रही थी। लेकिन वक्त के साथ ये सब कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत कम ही लोग उससे सामान खरीदा करते थे। रवीना के पास बेचने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं होता था। बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से वो थोड़ा बहुत सामान ही खरीद पाती थी, जिन्हें बेचने के बाद भी उसे ज्यादा बचत नहीं हो पाती थी। माँ, होली आने वाली है तो हम इस बार भी पिचकारी और रंग बेचेंगे ना? हाँ बेटा, ये थोड़े बहुत रंग और ये 2-4 पिचकारी खरीद कर तो ले आई हूं, लेकिन पता नहीं इन्हें कौन खरीदेगा हमसे। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ? होली पर तो सबको पिचकारी और रंग चाहिए होते हैं। हाँ बेटा, लेकिन बाजार में कितनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और वहां एक से एक पिचकारियां और रंग भी मिलते हैं, तो सारे लोग वहीं पर जाते हैं। हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा, आप देखना। और फिर हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे और अरे अरे बस कर बिटिया, इतने सपने मत सजा। यहाँ 2 वक्त के खाने के ही लाले पड़े हैं, तो मैं कहाँ से ये सब कर पाऊंगी। लेकिन एक बात तो सच है, तेरा ये मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे भी हिम्मत आ जाती है। चल चलते हैं और जाकर लगाते हैं अपनी दुकान। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं ही चली जाती हूँ। ना ना बेटी, तुझे अकेले कैसे भेज दूं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। चल दोनों चलते हैं। रवीना और चिंकी अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक रवीना को बहुत तेज चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ, माँ, क्या हो गया तुमको? माँ! चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रवीना का माथा छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। ये देखकर चिंकी घबरा गई और फौरन पड़ोस वाली कांता काकी को बुलाकर ले आई। चिंकी, तेरी माँ को तेज बुखार है बेटा, इसे दवाई और आराम की जरूरत है। काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं काकी, जो भी पैसे थे उनसे माँ ने ये रंग और पिचकारियां खरीद ली, इन्हें बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, इसके माथे पर ये ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहना। लेकिन अगर इससे भी बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहकर कांता काकी वहां से चली जाती है। चिंकी सारा दिन रवीना के माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही, लेकिन रवीना का बुखार नहीं उतरा। चिंकी को समझ आ गया था कि अब उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही होगा ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। अगले दिन सुबह सुबह ही चिंकी फुटपाथ पर रंग और पिचकारी बेचने बैठ गई, लेकिन शाम तक उसके पास से कुछ भी नहीं बिका। सभी ग्राहक पास की बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। तभी अचानक, मम्मी मम्मी, मुझे वो वाली पिचकारी चाहिए, दिला दो ना। बेटा रुको, अभी मैं वो सामने वाली दुकान से दिलवा दूंगी तुम्हें। खरीद लीजिए ना मैडम जी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। सारा दिन हो गया यहाँ बैठे बैठे, कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, मेरे पास कितने अच्छे रंग हैं, और ये पिचकारी, ये तो बाबा को पसंद भी आ गई है। ये ले लीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोलते हुए चिंकी की आंखों से आंसू साफ झलक रहे थे। उस महिला का नाम सुलोचना था। उसे चिंकी पर दया आ गई और वो उससे बोली, अच्छा ठीक है, लाओ दिखाओ अपनी पिचकारी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम चिंकी है मैडम जी। ये लीजिए, देखिए ये पिचकारी कितनी अच्छी है, आप इसे ले लीजिए। सुलोचना चिंकी से वो पिचकारी और थोड़ा सा रंग खरीद लेती है और उसकी कीमत देकर वहां से चली जाती है। लेकिन सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं थे। डॉक्टर की फीस भरने के लिए अभी भी चिंकी को और पैसों की जरूरत थी। चिंकी ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन सुलोचना के बाद कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। अगले दिन होली थी। जहां हर कोई होली पर मौज मस्ती कर रहा था, तो वहीं मासूम चिंकी अब भी फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारियां लेकर बैठी थी, उन्हें बेचने के लिए। तभी वहां से कुछ मनचलों का झुंड गुजरा
और वो लोग वहीं रुककर चिंकी को घूरने लगे। चिंकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से एक महिला बाहर निकली। वो सुलोचना थी। वो चिंकी के पास गई और गुस्से से बोली, अरे चिंकी, आज होली है और तुम अब भी यहीं बैठी हो। चलो उठो यहाँ से और अपने घर जाओ। नहीं मेम साहब, मैं घर नहीं जा सकती। मेरे रंग और पिचकारियां अभी बिकी नहीं है। मुझे इन सबको बेचना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देख नहीं रही हो वो लोग तुम्हें कब से घूर रहे हैं? यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारा बाजार बंद है, तुम भी घर जाओ। जिसने जो खरीदना था वो खरीद लिया है, अब तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा? इतना कहकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी। चिंकी को रोता देखकर सुलोचना को बहुत बुरा लगा। उसने चिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, चुप हो जाओ बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? मैडम जी, माँ बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है। अरे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गई तुम? मैडम जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इसीलिए तो मैं ये सामान बेचने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैंने सोचा था कि ये सब बेचकर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगी, लेकिन अब मैं कैसे करूंगी ये? मेरा सामान तो कोई खरीद ही नहीं रहा। ये कहते हुए चिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ सुलोचना ये देखकर हैरान थी कि जहां होली के मौके पर सारे बच्चे मौज मस्ती में डूबे थे, तो वहीं चिंकी को तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ की चिंता थी। सुलोचना ने चिंकी की मदद करने का फैसला कर लिया और उससे कहा, चिंकी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लूंगी, ठीक है? सच? आप सच कह रही हैं मैडम जी? आप ये सब कुछ खरीद लेंगी? हाँ, वो क्या है ना, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, तो ये सारा सामान मेरे आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। चलो अब ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर मेरी गाड़ी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए? हाँ मैडम जी, इन सब के मिलाकर 700 रुपए हो गए। ठीक है, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे और अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। क्या? मेरे घर? लेकिन आप मेरे घर जाकर क्या करेंगी मैडम जी? क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या? सुलोचना की बात सुनकर चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सुलोचना को लेकर अपने घर पहुंची, जहां रवीना की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। चिंकी, आ गई बेटा, आ गई बेटा। तूने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? तुम मेरी चिंता मत करो माँ, बस अब हिम्मत करके बिस्तर से उठ जाओ और चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं मैं? और ये मैडम जी कौन है तेरे साथ? जी, मेरा नाम सुलोचना है और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ठीक होना होता तो अब तक हो जाता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मैडम जी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने अपना सारा सामान खरीद लिया है। ये देखो, अब हमारे पास पैसे हैं। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। चिंकी के हाथों में पैसे देखकर रवीना को बड़ा सुकून मिलता है। फिर सुलोचना रवीना और चिंकी को अपने साथ अस्पताल लेकर जाती है। इनका बुखार बिगड़ गया है, इन्हें टाइफाइड हो गया है और ये कमजोर भी बहुत हैं, तो इन्हें हमें ग्लूकोज देना होगा और इलाज भी लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ वो ठीक तो हो जाएगी ना? चिंकी, घबराओ मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुलोचना रवीना का अच्छे से इलाज करवाती है और उसका सारा खर्च भी खुद ही उठाती है, जिससे रवीना कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वापस घर आ जाती है। मैडम जी, आप साक्षात भगवान बनकर आई हैं हमारे लिए। ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी चिंकी का क्या होता। चिंकी बहुत मेहनती और हिम्मती लड़की है, बस अब जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की।
रवीना, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाथाश्रम में साफ सफाई का काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह भी मिल जाएगी और चिंकी भी पढ़ लिख पाएगी। क्या मेरी चिंकी वो पढ़ सकेगी मैडम जी? सच कह रही हैं आप? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसका बचपन इस तरह फुटपाथ पर सामान बेचकर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। अगले ही दिन से रवीना सुलोचना के अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। चिंकी भी उसकी मदद करती, लेकिन उससे पहले वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। सुलोचना ने जल्दी ही उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया, जहां चिंकी अपने सुनहरे भविष्य को सजाने लगी। फिर कई सालों के बाद, अरे चिंकी आजा, ये डिब्बे में क्या लेकर आई है? ये गुजिया है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। मैडम जी, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार की होली एक खुशखबरी के साथ आई है। मैं सरकारी टीचर बन गई मैडम जी। नए सेशन से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अरे वाह, दिल खुश कर दिया चिंकी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आजा अंदर चल, सारे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। 10 बार पूछ चुके हैं कि चिंकी मैडम कब आएंगी। उनके लिए पिचकारियां और रंग तो लाई है ना? हाँ मैडम जी, मैं सबके लिए लाई हूं। ये देखिए, चलिए सब मिलकर होली खेलते हैं। सावित्री के पति राजेश की मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी। जिस वक्त राजेश अपनी 5 साल की बेटी पिंकी को स्कूल से घर लेकर आ रहा था, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ गया। राजेश ने पिंकी को तो वक्त रहते दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सका। पिंकी बेचारी पहले से ही उस हादसे से सहमी हुई थी। ऊपर से उसकी दादी उसे ही राजेश की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। सावित्री ने अपनी सास की बहुत मिन्नतें की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सावित्री की सास ने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। माँ, दादी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या सच में पापा को मैंने ही मारा है? नहीं मेरी गुड़िया, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हूं ना तेरे साथ। हूं ना? सावित्री ने अपनी फूल सी बच्ची को गले से लगा लिया और ये मान लिया कि अब से उसका और पिंकी का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। वो पिंकी को लेकर निकल पड़ी। अपने कानों के कुंडल बेचकर सावित्री ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और फिर शहर आ गई। सावित्री को उम्मीद थी कि शहर में उसे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सावित्री और पिंकी सारा दिन काम की तलाश में शहर की एक गली से दूसरी गली भटकते रहे। फिर एक जगह अचानक पिंकी रुक गई और सावित्री से बोली, माँ, वो देखो, वो गुजिया है ना? हाँ पिंकी, है तो गुजिया ही। माँ, मुझे गुजिया खानी है। पिछली बार होली पर आपने कितनी अच्छी गुजिया बनाई थी। सावित्री अपना बटुआ खोलकर देखती है। उसमें बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वो पिंकी को गुजिया खिलाने ले जाती है, क्योंकि लंबे वक्त से पिंकी ने उससे कुछ नहीं मांगा था। वो शहर के एक बड़े हलवाई श्यामलाल की दुकान थी, जो होली की खास मिठाइयों से सजी हुई थी। भैया, ये गुजिया कैसे दी? ये 350 रुपए की 1 किलो। अच्छा, और वो वाली? वो 400 रुपए की 1 किलो है। भैया, एक गुजिया कितने की दोगे? क्या कहा? 1 गुजिया? लग ही रहा था मुझे। तुम जैसे फटीचरों की किस्मत ऐसी नहीं कि मेरी दुकान की गुजिया खा सको। भैया, हम मुफ्त में थोड़ी ही मांग रहे हैं, बच्ची का मन है खाने का। अच्छा, तो ला, पूरे 20 रुपए की है 1 गुजिया, ला दे। सावित्री फौरन अपने बटुए से 20 रुपए निकालकर श्यामलाल को दे देती है। श्यामलाल के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने एक गुजिया पिंकी को थमा दी। गुजिया देखकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर, माँ, ये गुजिया तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे आपकी वाली गुजिया खानी है। ये देखो, इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरी दुकान में खड़े रहने की औकात नहीं है और मेरी गुजिया को बेकार बोल रही है। अरे भैया, आप नाराज मत हो, बच्ची है। वैसे भैया, आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, कुछ काम मिल जाएगा क्या यहाँ? अब बोली ना असली बात। अब वैसे काम है तेरे लायक।
यहाँ दुकान के आगे साफ सफाई कर दिया कर। रोज के 30 रुपए दे दूंगा तुझे। ना नहीं भैया, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, अपनी रसोई में दे दो कुछ काम। ओहो हो, मेरी रसोई में काम करेगी? जाकर आईने में शक्ल देख अपनी। तुझे पता भी है शहर में कितना बड़ा नाम है मेरी दुकान का। एक से एक खानसामे हैं मेरे पास, उन्हें हटाकर मैं तुझे रख लूं? मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ अभी। अब तू भी अपने दिमाग को ठिकाने पर ला और निकल मेरी दुकान से। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। श्यामलाल सावित्री और पिंकी को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। सावित्री को उसके बर्ताव से बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। अब वो घर घर जाकर काम की तलाश करने लगती है और फिर एक जगह। देखो, तुम्हें पहले खाना बनाकर दिखाना होगा। मेरी बेटी को पसंद आ गया तो ठीक है, वरना मुझे माफ करना। वो क्या है ना, मेरी बेटी के खाने को लेकर बड़े नखरे हैं। आप चिंता मत कीजिए मेम साहब, मुझे उम्मीद है कि बेबी जी को मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाएगा। वो घर मालिनी का था। शहर की बड़ी सोसाइटी में वो एक आलीशान घर था। घर के हर काम के लिए अलग अलग नौकर थे वहां, और वहां अब सावित्री को अपनी जगह बनानी थी। उसने पूरी मेहनत से खाना बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर। ये क्या मॉम, आपने तो कहा था कि नई कुक है, लेकिन खाना तो वही पुराना लग रहा है। और ये क्या है? ये दाल ढोकली है बेबी जी, ये बैंगन का भरता और ये खीर है। एक बार खाकर देखिए। ओके, बट अगर मुझे टेस्टी नहीं लगा तो मैं आगे नहीं खाऊंगी, ठीक है? आप बुरा मत मानना फिर। जी बेबी जी, कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद ना आए तो आप मत खाना। निशी सावित्री का बनाया हुआ खाना चखती है और उसके बाद तो वो रुकती ही नहीं। अरे निशी, कुछ बताओ तो सही, कैसा लगा खाना? मॉम, रियली इट्स ऑसम, अब मुझे खाने दो। अपनी बेटी को कई सालों के बाद इस तरह चाव से खाना खाते देखकर मालिनी बहुत खुश हो जाती है। वो सावित्री को अच्छी पगार पर अपने यहाँ रख लेती है। वे अपने ही घर में सावित्री और पिंकी को रहने के लिए एक सर्वेंट रूम दे देती है। सावित्री अब बहुत खुश थी। वो पूरे मन से खाना बनाती और सभी उसके हाथों के स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे। फिर एक दिन, निशी, तुम्हारी फ्रेंड्स की लिस्ट रेडी हो गई क्या? होली की पार्टी के लिए सबको इनवाइट करना है। यस मॉम, ये रही लिस्ट। अच्छा मॉम, स्नैक्स का कैसे करना है? मेरे फ्रेंड रोहन की शॉप से ही मंगवाने हैं क्या? पिछले साल भी वहीं से मंगवाए थे। नहीं, तुम्हारी फ्रेंड की दुकान का तो बस नाम ही बड़ा है। पिछली बार स्नैक्स में बिल्कुल मजा नहीं आया। इस बार कोई और केटर देखते हैं। पास ही खड़ी सावित्री ये सब सुन रही थी। उसने हिम्मत करके मालिनी से कहा, अब मेम साहब, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं बना दूं जो कुछ भी आपको पार्टी के लिए चाहिए? सावित्री, लोग काफी होंगे और होली पर तो तुम्हें पता ही है कितनी तरह के स्नैक्स चलते हैं। अकेले गुजिया ही कितनी तरह की बनवानी पड़ती है, तुम अकेले कैसे करोगी? मैं कर लूंगी मेम साहब, और फिर पिंकी भी तो है मेरी मदद के लिए। वो क्या है ना मेम साहब, मैं अपनी पिंकी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, तो जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करने हैं मुझे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं बहुत अच्छी गुजिया बनाऊंगी। क्या सच माँ, आप होली के लिए गुजिया बनाओगी क्या? वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। पिंकी की बात सुनकर मालिनी और निशी मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और सावित्री को ही पार्टी के खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। होली के त्योहार में बस 2 दिन ही रह गए थे। सावित्री जी जान से तैयारियों में लग जाती है। पिंकी भी उसकी पूरी मदद करती है। फिर होली के दिन, वाओ निशी, सच में यार, ये गुजिया और ये लड्डू, ये तो गजब के बने हैं। वैसे तुमने सही किया जो पापा की केटरिंग नहीं रखी। लाओ, इसी बात पर एक गुजिया और खिलाओ। ये देखो, वैसे तुम्हारे पापा बाहर ही खड़े हैं। अगर उन्होंने सुन ली ना तुम्हारी बात तो सोच लो क्या होगा। निशी की बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। दरअसल रोहन किसी और का नहीं बल्कि उसी श्यामलाल का बेटा था, जिसने एक दिन सावित्री को अपनी दुकान पर काम देने से इनकार कर दिया था। साथ ही उसे काफी बातें भी सुनाई थी। वो भी मालिनी के घर पार्टी में शामिल होने आया था। ये क्या भाभी जी, इस बार पार्टी का ऑर्डर हमें नहीं दिया। इस बार मेरे यहाँ ऐसी गुजिया बनी है कि लोग गुजिया के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाते, पार्टी की रौनक बढ़ जाती। वो सब छोड़िए भाई साहब, लीजिए पहले ये गुजिया खाकर बताइए कि कैसी बनी है।
श्यामलाल मालिनी की दी हुई गुजिया खाता है और उसे खाते ही उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। अरे अरे, ध्यान से भाई साहब, उंगली मत खा जाइएगा। गुजिया अच्छी है। वैसे किसे ऑर्डर दिया इस बार? अपनी हाउस कुक को। ये सारे स्नैक्स उसी ने बनाए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा मिलवाइए तो। मालिनी श्यामलाल को सावित्री से मिलवाती है। सावित्री को देखते ही श्यामलाल चौंक जाता है। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने सावित्री को उस दिन कहा था। वो तुरंत ही सावित्री के सामने हाथ जोड़ लेता है, पर कुछ कह नहीं पाता। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मां अन्नपूर्णा के स्वरूप के सामने हाथ ही जोड़े जाते हैं बेटा, और मैंने तो इनका अपमान किया है। शायद इसलिए होली जैसे बड़े त्योहार पर भी मेरी दुकान में रौनक नहीं है। इतना कहकर श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो सावित्री से माफी मांगता है, साथ ही उसे अपनी रसोई में काम करने का ऑफर भी देता है। लेकिन सावित्री उससे कहती है, माफ कीजिए साहब, पुरानी बातों को तो मैंने भुला दिया है, लेकिन सच ये है कि मैं मेम साहब के यहाँ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे काम के साथ साथ घर और इतना अच्छा परिवार भी मिला है जो और कहीं नहीं मिल सकता। हम माँ बेटी की होली मेम साहब की वजह से ही मन पाई है, तो हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। Please subscribe this channel.